पास आज की सिम बोर्ड क्लास 9 बायोलॉजी के चैप्टर 3 के हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इस पूरे चैप्टर को ही, इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को, हर चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे एक एक करके। सही है, तो पहला चैप्टर का नाम है बायोडाइवर्सिटी। सही, तीसरा चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी। अच्छा, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, लॉन्ग आ सकता है इसके अंदर, कैसे आएगा वो मैं आपको आगे डिटेल में डिस्कस करूँगा। सबसे पहले हमें क्लासिफिकेशन का मतलब समझना होगा। इस चैप्टर में क्लासिफिकेशन का मतलब समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर हम बायोलॉजी की लैंग्वेज में बात करें, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलर प्रॉपर्टीज़ और डिसिमिलर प्रॉपर्टीज़। यानी उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ और डिसिमिलर प्रॉपर्टीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उनको क्लासीफाई किया जाता है। ये प्रोसेस कहलाता है हमारे पास क्लासिफिकेशन। अच्छा, ये हमारे पास केमिस्ट्री में भी हो जाता है। जैसे हम लोग केमिस्ट्री में बोल रहे हैं पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया गया है, तो उनके हमारे पास प्रॉपर्टीज़ देखी जाती है, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हो रही होती हैं ग्रुप के अंदर। सही है, जैसे सोडियम, उनके अंदर जो बैलेंस शेल होता है उनका सेम होता है। इसी तरह उनकी कुछ डिसिमिलर प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। तो इसी बेसिस पे एनिमल्स को या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस कहलाता है क्लासिफिकेशन, और इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इफ़ दे आर लिंक्ड विथ बायोलॉजी। देन हमारे पास बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन दी हुई है। बायो का मतलब होता है लाइफ, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेरिएशन। सही, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर वेरिएशन का आना कहलाता है बायोडाइवर्सिटी। क्योंकि अगर हम प्लांट्स में ही देखें तो बहुत सारे हमें ऐसे प्लांट दिख जाएंगे जिनके अंदर फ्लावर्स हैं, किसी के अंदर फ्लावर्स नहीं है, उसके अंदर वैरायटीज़ पाई जाती हैं। कोई मैग्नीफेरा प्लांट है, तो कोई मैंगो का प्लांट है, तो कोई हमारे पास डेट्स पाम हैं, ये ट्रीज़ हैं। तो मुख्तलिफ वैरायटीज़ मौजूद हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही। अगर एनिमल्स में देखें या हम ह्यूमंस में देख लें, तो किसी जगह के ह्यूमन दूसरी जगह के ह्यूमन से नहीं मिलते। यानी कि वैसे हमारे सिमिलर स्ट्रक्चर होगा, लेकिन फेस एक्सप्रेशंस ये सब डिसिमिलर होंगे। ये वेरिएशन होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। अच्छा, इसके बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट जो मैं बताता हूँ वो ये होता है कि नेचर को ब्यूटीफाई करता है। अब कैसे करता है ब्यूटीफाई? अगर एक ही तरीके के प्लांट्स होते सिर्फ, सही है, तो हमारे पास अब हर जगह एक ही जगह के प्लांट लगे हुए थे, लेकिन अब हमारे पास वेराइटीज़ है। हम रोज़ भी लगाते हैं, हम सनफ्लावर लगा रहे हैं, तो इससे हमारे पास जो नेचर है वो खूबसूरत हो जाएगा, ब्यूटीफाई करेगा। अब जब मुख्तलिफ़ तरह के हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, वेराइटीज़ पाई जाएगी, तो हमारे पास क्या होगा, मुख्तलिफ़ तरीके के हमारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे। जैसे हमारे पास फाइबर मिल सकता है प्लांट से, कुछ प्लांट हमें ऑयल देंगे, कुछ डाइस का काम करेंगे, रबर, वाटर, टिम्बर। तो ये सारी चीज़ें हमें मुख्तलिफ़ ये बायोडाइवर्सिटी की बदौलत मिल सकती हैं। अच्छा, ये इकोसिस्टम को स्टेबलाइज़ करता है। कैसे? ये पॉल्यूशन को भी कम करने में मदद करता है, क्योंकि अब हमारे पास एनिमल्स जो हैं वो पॉल्यूशन को क्रिएट करते हैं, और दूसरी तरफ प्लांट्स क्या करते हैं, उसी पॉल्यूशन को बैलेंस करते हैं। तो ये हमारे पास इकोसिस्टम को बैलेंस करने का काम आ गया। और ये इंपॉर्टेंट रोल करता है ड्रग डिस्कवरीज़ में, यानी दवाइयों की जो डिस्कवरी है, मेडिसिनल प्रोडक्ट्स जितने भी हैं उनको भी डिस्कवर करने में बड़ी मदद करता है बायोडाइवर्सिटी। मुख्तलिफ़ तरीके के प्लांट हैं हमारे पास, वेराइटीज़ मौजूद हैं, डिग्री ऑफ वेरिएशन है, तो फिर इसीलिए हमारे पास क्या होगा, मुख्तलिफ तरीके के हमारे पास ड्रग्स भी डिस्कवर हो सकते हैं और मेडिसिनल प्रोडक्ट भी डिस्कवर हो सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास डिस्कस किया गया है एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन को करने का क्या मकसद है, एम क्या है, इसके पीछे मकसद क्या है। तो सबसे अहम मकसद ये है कि हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म की तादाद एबंडेंस है, कसरत से लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं, तो उनको क्या करेंगे, उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से उनको क्या करा जाएगा, उनको अरेंज किया जाएगा, जिससे हमें उनके स्ट्रक्चर को समझने में और उनके साइटोलॉजी को, हिस्टोलॉजी को, तो ये सब समझने में इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगी स्टडी करने में एनिमल्स को। हमने उसको क्यों किया, एलिमेंट्स को क्लासिफाई क्यों किया, ताकि हम उसकी स्टडी आराम से कर सकें। इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी क्लासिफाई इसलिए किया जा रहा है ताकि उनकी स्टडी आराम से की जा सके। उसके बाद हमारे पास मुख्तलिफ़ तरीके की, अगर जब हमें स्पीशीज़ मिले तो हम उनको नेम कर सकें और क्लासिफाई आराम से कर सकें। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास प्रिंसिपल्स क्या है, उसूल कवानीन क्या है क्लासिफाई करने के। तो सबसे पहला कवानीन तो ये है कि उनकी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स पर गौर किया जाए, जो जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ दे रहे हैं उसके लिहाज से उनकी क्लासिफिकेशन की जाए। उनकी मॉर्फोलॉजी यानी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के लिहाज से, जिसके अंदर हमारे पास होमोलोगस और एनालोगस आ जाते हैं। होमोलोगस और एनालोगस से मुराद क्या है? होमोलोगस से मुराद है जो स्ट्रक्चर क्या हो, स्ट्रक्चर जो है सेम हो बट फंक्शन जो है डिफरेंट हो। और एनालॉगस से मुराद ये है कि स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट हो लेकिन फंक्शन क्या हो, सेम हो। जैसे बैट है, चमगादड़, उसकी जो पर हैं वो, इसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल बटरफ्लाई से अपोजिट है, यानी कि बिल्कुल अलग सा है, लेकिन दोनों का फंक्शन क्या है, सेम है, फ्लाई करना। इसी तरह हमारे पास
एनालॉग होमोलॉगस की भी एग्जाम्पल मिल सकती हैं। अच्छा, इसके अलावा उनकी साइटोलॉजी पर गौर किया जाता है। उनके जो सेल के अंदर कंपोनेंट्स पाए जा रहे हैं, जैसे प्लांट्स को अगर क्लासीफाई किया गया, एनिमल से डिफरेंट किया गया, उनकी सेल वॉल है, उनके अंदर वैक्यूल लार्ज है, उनका न्यूक्लियस थोड़ा प्रोमिनेंट है, उनका न्यूक्लियस थोड़ा सेल वॉल के पास है। तो ये सारी स्टडी भी ये करनी पड़ती है ताकि क्लासीफाई आराम से हो सकें लिविंग ऑर्गेनिज्म। उनके जेनेटिक्स पर नज़र दौड़ाई जाती है, उनके डेवलपमेंट पैटर्न पर नज़र दौड़ाई जाती है, जब हम जाके क्लासीफाई कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म को। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास दिया हुआ है एक वर्ड टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ये क्या है? अच्छा, ये जो है हमारे पास इम्पॉर्टेंट है। जब क्लासीफाई किया जाता है तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसी ग्रुप में क्लासीफाई करते हैं, उस ग्रुप का नाम दिया जाता है टैक्सा। उस ग्रुप का नाम दिया जाता है टैक्सोन सिंगुलर में, और प्लूरल में अगर हम बोलेंगे मुख्तलिफ ग्रुप्स तो वो बोलेंगे हम उसको टैक्सा बोल देंगे। और जब यही टैक्सा अरेंज होते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि छोटे से बड़े की जानिब, तो ये कहलाते हैं हमारे पास टैक्सोनॉमिक हायरार्की। अब इसके अंदर सबसे जो छोटा होता है हमारे पास टैक्सा वो होता है स्पीशीज़, और सबसे बड़ा होता है किंगडम। सही है। और इसके बाद बीच में हमारे पास आ जाएंगे स्पीशीज़ के बाद जैसे जेनस आएगा, फिर फैमिली आएगा, फिर क्लास आएगा, फिर हमारे पास ऑर्डर आएगा, फिर क्लास आएगा, फिर फाइलम आएगा, फिर किंगडम आएगा। तो अब हम स्पीशीज़ की बात करें, सबको एक एक करके मैं आपको बताता रहता हूँ स्पीशीज़ क्या होते हैं। स्पीशीज़ जो होते हैं स्मॉलेस्ट और बेसिक यूनिट होते हैं क्लासिफिकेशन के, यानी कि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बिल्कुल इंटरब्रीड कर सकें आपस में, उनके पास बहुत ज़्यादा सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हों। जैसे ह्यूमंस हैं, हम लोग सब स्पीशीज़ हो सकते हैं, सही, ह्यूमंस जितने भी। तो हमारे पास क्या है, हम लोग इंटरब्रीड कर सकते हैं आपस में, और साथ ही हमारे पास क्रोमोसोम नंबर जो है वो सिमिलर होता है। सही है। और इसके अलावा जीनस क्या होता है, जो मुख्तलिफ स्पीशीज़, जीनस जो होता है ग्रुप होता है रिलेटेड स्पीशीज़ का, यानी कि जब हम सेम तरीके की स्पीशीज़ को आपस में मिलाते हैं तो वो जीनस बनाते हैं। और इसी तरह फैमिली क्या होता है, जब हम जीनस को आपस में मिलाते हैं तो ये फैमिली बनाते हैं। सही है। और फैमिली ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ये होता है जब हम रिलेटेड फैमिलीज़ को आपस में मिलाते हैं तो ये ऑर्डर बन जाता है। और क्लास क्या होता है कि हम रिलेटेड ऑर्डर को आपस में मिलाते हैं तो क्लास बन जाता है। इसी तरह रिलेटेड क्लास को आपस में मिलाएंगे तो फाइलम बन जाता है, और जब रिलेटेड फाइलम को आपस में मिलाएंगे तो हमारे पास किंगडम बन जाता है। सही है। सबसे पहला स्पीशीज़, फिर जेनस बनता है, फिर फैमिली बनता है, फिर ऑर्डर बनता है, फिर क्लास बनता है, फिर फाइलम बनता है, फिर दैन किंगडम बनता है। तो हमारे पास ये होगा टोटल सेवन लेवल्स हैं। सबसे पहला स्पीशीज़, स्मॉलेस्ट स्पीशीज़ आपस में मिले क्लोज रिलेटेड तो जीनस बना, जीनस क्लोज रिलेटेड आपस में मिले तो फैमिली बनी, फैमिली जो क्लोजली रिलेटेड थे वो आपस में मिले तो उन्होंने बना दिया ऑर्डर, ऑर्डर जो क्लोजली रिलेटेड थे वो आपस में मिले तो क्लास, एंड देन फाइलम, फिर उसके बाद हमारे पास किंगडम बन गया। अच्छा, ये डिटेल आपको आगे जब क्लासेस में जाएंगे तो उसके अंदर आप सबसे पहले किंगडम पढ़ेंगे, जैसे किंगडम एनिमीलिया पढ़ा, किंगडम एनिमीलिया के फाइलम पढ़ेंगे, फाइलम पॉरीफेरा, फाइलम एनालिडा, फाइलम मोलस्का, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम कॉर्डेटा, फाइलम इनवर्टिब्रेट्स, ये सारे आप पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आप उनकी क्लासेस पढ़ेंगे, जैसे क्लास के अंदर क्लास यूथेरिया, मेटाथेरिया, प्रोटोथेरिया, मैमल्स के अंदर आएंगी। सही, क्लास मैमल, सही है। और क्लास के अंदर भी आप उसकी सब क्लासेस पढ़ेंगे, फिर ऑर्डर पढ़ेंगे। सही, तो ये बहुत डिटेल हमारे पास जाता है। ये आपको याद रखना, सबसे स्मॉलेस्ट स्पीशीज़ है और सबसे बड़ा किंगडम, ये आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। इस सबसे स्मॉल और किसका, सबसे बड़े का। अच्छा, बीच में भी याद रखें कि जीनस बनता है, फिर फैमिली बनता है, फिर ऑर्डर बनता है, फिर क्लास, एंड देन फाइलम, एंड देन किंगडम। अच्छा, फिर अब हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन, यानी हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि क्लासिफिकेशन का आगाज़ कैसे हुआ। तो ये क्लासिफिकेशन को सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप में क्लासिफाई किया गया, जिसको हम बोलते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन। ये बहुत ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट है और ये बहुत ही ईजी है। तो ये दो किंगडम कौन से थे हमारे पास, दो ग्रुप कौन से थे, वो थे एक किंगडम प्लांट किंगडम और एक था हमारे पास एनिमल किंगडम। वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास सेल वॉल है उनको डाल दिया प्लांट किंगडम में, और जिनके पास सेल वॉल नहीं थी उनको डाल दिया हमारे पास एनिमल किंगडम में। अच्छा, इसके अलावा और भी कैरेक्टरिस्टिक को देखा गया, लेकिन जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक थी वो यही देखी गई, इनकी डिसिमिलर कैरेक्टरिस्टिक ये देखी गई कि इनके पास सेल वॉल है, इनके पास सेल वॉल नहीं है। उसके अलावा क्या देखा गया, इनका देखा गया लोकोमोशन टाइम, कि लोकोमोशन कौन कर सकते हैं, एनिमल्स नहीं कर सकते थे जबकि एनिमल्स कर सकते थे जबकि प्लांट नहीं कर सकते थे। इनका स्टिमुलस का रिस्पॉन्स, यानी कि चेंज जो आ रहा है एनवायरनमेंट में उसको देखा गया, कौन फास्ट कर रहा है, एनिमल्स फास्ट करते हैं और जबकि प्लांट क्या करते हैं, थोड़ा स्लो करते हैं वो भी स्टिमुलस को रिस्पॉन्स, लेकिन स्लो करते हैं। सही है। और न्यूट्रिशंस को देखा गया इसी तरह
तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उनको क्लासीफाई किया गया, लेकिन जो मेजर चीज़ थी वो उनकी सेल वॉल को रखा गया कि सेल वॉल इनके पास होती है, सेल वॉल इनके पास नहीं होती। और इसके बाद लेकिन ये कॉन्सेप्ट हमारे पास बेकार हो गया, क्योंकि हमें पता है कि ज़्यादातर जो प्लांट इन्होंने इसमें डाल दिए यूक्लेना, वो इसमें प्लांट नहीं थे, जबकि वो आगे जाके हमें पता चलेगा क्यों नहीं थे। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आई, फिर कुछ ऐसे मसले मसाइल पेश आ गए, कुछ हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिज्म भी मौजूद थे जो प्लांट की भी करैक्टरिस्टिक शो कर रहे थे और साथ में एनिमल्स की करैक्टरिस्टिक भी शो कर रहे थे, और कुछ ऐसे थे जो दोनों की ही करैक्टरिस्टिक शो नहीं कर रहे थे। सही है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए अर्नेस्ट हैकल ने इंट्रोड्यूस करा एक न्यू किंगडम जिसको नाम दिया गया प्रोटिस्टा के नाम से, और उसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म को डाल दिया गया जो कि ना ही प्लांट की भी करैक्टरिस्टिक दे रहे थे और एनिमल की करैक्टरिस्टिक भी दे रहे थे, या वो दोनों की ही नहीं दे रहे थे। सही है। तो इन्होंने ये जो साइंटिस्ट इनका नाम याद रख लें कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन का नाम अर्नेस्ट हैकल ने तीसरा ग्रुप को इंट्रोड्यूस कराया था। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर भी 2 सब ग्रुप्स निकाले गए, एक लोअर प्रोटिस्ट, एक हायर प्रोटिस्ट। अच्छा, लोअर प्रोटिस्ट के अंदर प्रोकैरियोट्स को डाला गया, जो कि हायर प्रोटिस्ट में यूकैरियोट्स को। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट का डिफरेंस क्या है, अगर आप लोगों को नहीं पता प्रीवियस क्लासेस में, तो अभी बता देता हूँ मैं। प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ज़्यादा यूनिसेलुलर ही होते हैं, ज़्यादा नहीं, प्रोकैरियोट सारे यूनिसेलुलर ही होते हैं। तो यहाँ तक कोई मल्टीसेलुलर प्रोकैरियोट नहीं मौजूद। प्रोकैरियोट जो होते हैं उनका जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोमिनेंट नहीं होता, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो मौजूद नहीं होती, जो उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए या कोई भी मटेरियल, वो सिर्फ ऐसे ही सस्पेंडेड होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, इनके पास कोई न्यूक्लियर प्रोमिनेंट नहीं होता। जबकि यूकैरियोट जैसे हमारा न्यूक्लियर पूरा प्रोमिनेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होती है, एनवेलप किया होता है इसके अंदर। तो ये इस लिहाज से किंगडम प्रोटिस्टा के 2 ग्रुप हो गए, और ये कब हुआ, जब हमारे पास 1900 में माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया गया। देन इसमें भी मसले मसाइल पेश हो गए। अब 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आई। सही है। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमारे पास न्यू ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ जो मोनेरा कहलाता है। कॉपलैंड ने मोनेरा को डिस्कवर किया, लेकिन उन्होंने कोई नया काम नहीं किया, बस जो लोअर प्रोटिस्ट के ऑर्गेनिज्म थे उन्हीं को उठा के इन्होंने किंगडम मोनेरा में डाल दिया, बाकी सब वैसे ही रहा। यानी कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर क्या रहा, हायर प्रोटिस्ट रहे, उसके अंदर लोअर प्रोटिस्ट आ गए, जितने भी प्रोकैरियोट थे वो आ गए, और इसके अंदर बाकी प्लांट और एनिमेलिया वैसे ही रहे। इसलिए इसको 4 किंगडम क्लासिफिकेशन कहा जाता है। इसमें 4 किंगडम बन गए थे हमारे पास। फिर इसके बाद जो लास्ट हमारे पास आई, रॉबर्ट विटेकर ने जो इंट्रोड्यूस की, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग है। ये लॉन्ग में पूछा जाता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। वो कौन सी है हमारे पास? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को इंट्रोड्यूस किया था रॉबर्ट विटेकर ने 1969 में, यानी कि ऑलमोस्ट 10 ईयर्स आफ्टर। और इसके अंदर हमारे पास 5 किंगडम मौजूद थे, इसने इसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया नाम। अच्छा, इन्होंने ये किस बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया था? ऑर्गेनिज्म को इन्होंने 2 बेसिस पे क्लासिफाई किया था, एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बेसिस पे और दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेसिस पे। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि क्या वो मल्टी सेलुलर है या यूनिसेलुलर है, और दूसरी बात ये इसी में ही सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या वो यूकैरियोट है या प्रोकैरियोट है। सही है, इस बुनियाद पे किया। पहला पॉइंट इनका ये था, और दूसरा जो था मोड ऑफ न्यूट्रिशन था कि क्या वो ऑटोट्रॉफ है या हेट्रोट्रॉफ है, और हेट्रोट्रॉफ में भी अगर हेट्रोट्रॉफ है तो वो इंजेस्टिव है या एब्जॉर्प्टिव है। इंजेस्टिव। अच्छा, ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ का हमें यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर आपको पता होंगे। यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक सेल से मिलकर बनते हैं, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो मोर देन 1 सेल से मिलकर बनते हैं। और इसके अलावा यूकैरियोट और प्रोकैरियोट का मैंने बता दिया है अभी कि प्रोकैरियोट का न्यूक्लियर प्रोमिनेंट नहीं होता, यूकैरियोट का न्यूक्लियर प्रोमिनेंट होता है। और इसके अलावा हमारे पास उन्होंने ये डिस्कवर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफ का मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, और हेट्रोट्रॉफ जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। सही है। इंजेस्टिव भी हो सकते हैं हेट्रोट्रॉफ, और एब्जॉर्प्टिव भी हो सकते हैं, यानी या तो वो अपने अंदर बॉडी की खा के उसको अपने अंदर ही स्टमक के अंदर ही डाइजेस्ट करें। एब्जॉर्प्टिव वो होते हैं बाहर ही डाइजेस्ट कर लें, यानी बाहर ही इसको कर लें और इसको एब्जॉर्ब कर लें, तो तोड़ने उसको अंदर हमारा आगे अंदर जो होती है ब्रेकडाउन होती है फूड की स्टमक के अंदर या हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर, जबकि वो बाहर ही करके उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं फूड को, अपने अंदर न्यूट्रिएंट्स को। तो ये हमारे पास थे इनकी बेसिस। इसके अंदर 5 ग्रुप्स किंगडम आ गए हमारे पास। पहला है किंगडम मोनेरा। इसकी अगर सेलुलर लेवल की बात करें तो ये सारी यूनिसेलुलर है और साथ में प्रोकैरियोट है। सही है। इट इंक्लूड्स ऑल द यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट। ये भी लिख सकते हैं, इट इंक्लूड्स ऑल द प्रोकैरियोट।
जैसे कि इसके अंदर बैक्टीरिया आ गया या साइनोबैक्टीरिया आ गया। और साथ में हमारे पास इनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि बुक में नहीं बताई हुई, तो इनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन फोटोसिंथेटिक भी हो सकती है, यानी कि ऑटोट्रॉफिक भी हो सकती है, और हेटरोट्रॉफिक हो सकती है। हेटरोट्रॉफिक में सिर्फ एब्जॉर्प्टिव, इंजेस्टिव नहीं होती है। सही, ये बात याद रख लें। और किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर अब हम आएंगे। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर तो सेलुलर लेवल की बात करें तो ये यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे मुनैरा वाले थे। लेकिन प्रोटिस्टा के अंदर सारे के सारे हमारे पास यूकैरियोट हैं, सारे के सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट थे, इसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोट, जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट हैं वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, प्रोटिस्टा के अंदर आ जाएंगे, एक्सेप्ट यीस्ट के अलावा। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनकी कैसी है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनकी है कि ये हमारे पास हाइड्रोट्रॉफ भी हो सकते हैं और ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं। सही है, कुछ ऑटोट्रॉफ होंगे, कुछ हेट्रोट्रॉफ होंगे। इनके अंदर किसी किसी में सेल मेम्ब्रेन पाई जाएगी जो प्लांट लाइक प्रोटिस्टा होते हैं। अगर इनके अंदर ये खसूसियात है, प्लांट की तरह भी लगते हैं, एनिमल की तरह भी लगते हैं, तो इसलिए जो ज़्यादा प्लांट की तरह लगते हैं उनको हम बोलते हैं प्लांट लाइक प्रोटिस्टा, और जो ज़्यादा एनिमल्स की तरह लगते हैं उनको प्रोटोजोआ या एनिमल लाइक प्रोटिस्टा ये भी बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास है किंगडम फंजी। इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके अंदर सारे मल्टी सेलर होगा, सेलर और यूकैरियोटिक फंजाई हो गए। मल्टी सेलर यूकैरियोट तो हैं, तीनों में मल्टी सेलर यूकैरियोट हो गए। किंगडम फंजी में भी, एनिमीलिया में भी और प्लांटिया में भी। यानी जो मेजर डिफरेंस आएगा वो आएगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की जो होती है वो होती है हेट्रोट्रॉफिक होती है, लेकिन एब्जॉर्प्टिव, सही, एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफिक होती है। और साथ में इनके पास सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल भी होती है जो कि काइटिन की बनती है, मेनली काइटिन की मिनीवर बनती है। और जो मैंने इसकी सेल वॉल का नहीं बताया, वो मोनेरा के अंदर पॉलीसेक्राइड की सेल वॉल मौजूद होती है, सही, या सेलुलोज से मिलकर बनती है वो। अच्छा, प्लांटी के अंदर अगर हमारे मल्टीसेलुलर यूकैरियोट, वही बात, साथ में इनकी जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो डिफरेंस है। वो क्या है, इनकी ऑटोट्रॉफ है, फोटोसिंथेटिक नहीं है। तो ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, इनके पास सेल वॉल होती है जो कि सेलुलोज से मिलकर बनती है। इसके अंदर हमारे पास ब्रायोफाइट्स आ जाएंगे, पोटैटोफाइट्स आ जाएंगे, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आ जाएंगे, मल्टीसेलुलर एल्गी आ जाते हैं इसके अंदर। किंगडम एनिमीलिया की बात करें तो ये वापस से वही बात, यूकैरियोटिक और मल्टीसेलुलर है। ये साथ में इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफ हैं, सही है, सेल वॉल नहीं होती इनके पास कुछ भी। और इनके अंदर सारे वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट आ जाएंगे प्रोटोजोआ के अलावा, सही है, एक्सेप्ट प्रोटोजोआ के अलावा जितने भी वर्टिब्रेट या इनवर्टिब्रेट, क्योंकि प्रोटोजोआ कहाँ चले गए हमारे पास, वो चले गए सारे के सारे फंजी के प्रोटिस्टा के अंदर। 5 ग्रुप हो गए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांटी, एनिमीलिया। और ये पांचों, ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि किसका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है और किसकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। ये मेन पॉइंट आपको लाजमी लिखने हैं बोर्ड के पेपर में। यानी किंगडम मोनेरा लिखा तो किंगडम मोनेरा के अंदर ये आपको लाजमी लिखना होगा, इट इंक्लूड्स ऑल द प्रोकैरियोट, या इट इंक्लूड्स ऑल द यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट। फिर दूसरा ही पॉइंट बना के ये लिख दें कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज़ मोस्टली ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक ब्रैकेट में, और एंड एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ, और करके भी आप एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ लिख सकते हैं। और साथ में एक एग्जांपल लाजमी दें हर किसी की, जैसे इसमें मैंने दे दिया बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, सबकी एग्जांपल सब आप लिख सकते हैं, बुक में भी मौजूद है। और साथ में आपको इसी तरह पॉइंट बना के इसको लॉन्ग के अंदर लिखना है। अच्छा जी, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद हमें एक कह सकते हैं कि हमें एक स्पेशल चीज़ दी भी है, वायरस। अच्छा, वायरस, प्रायोन्स और वेरॉइड्स के बारे में आप ये बात जान लें कि इनको आज तक किसी भी ग्रुप में नहीं डाला गया। यानी आज तक बायोलॉजिस्ट ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि क्या ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, क्योंकि इनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक दोनों की मौजूद हैं, लिविंग की भी और नॉन लिविंग की भी। वायरस क्या होते हैं, नॉन सेलुलर, यानी कि किसी भी सेल से नहीं मिलकर बनते ये, जबकि ये ऑब्लिगेट एंडोपैरासाइट होते हैं, सही है। एंडोपैरासाइट का मतलब क्या होता है, पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर की बॉडी के साथ अटैच होकर खुद अपना फ़ायदा करें और उसका नुकसान। इसी तरह ये भी हमारे
लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के साथ अटैच होकर अपना फ़ायदा करते हैं और हमारा नुकसान करते हैं। और एंडो का मतलब यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जाके, या तो स्किन पे स्टिक भी नहीं होते बल्कि बिल्कुल अंदर जाके हमारी बॉडी के अंदर ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो जाते हैं, सेल को डिस्टर्ब करते हैं और ये हमारा नुकसान करते हैं। इससे बहुत सारे डिजीज़ हो जाते हैं, जैसे कोविड-19 जब हमारे पास आया था तो उसके अंदर कोविड-19 का वायरस था, फिर उसके ख़िलाफ़ वैक्सीन बनाई गई, सही है, वो भी हमारे पास इसके पैथोजन से बनती है। वो आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, मैट्रिक में टॉपिक है इसका, फार्माकोलॉजी के अंदर। अच्छा, वायरस के पास अगर हम कैरेक्टरिस्टिक देखें लिविंग की और नॉन लिविंग की, तो लिविंग की अगर देखें तो इनके पास जो होता है न्यूक्लियर मटेरियल होता है, या तो डीएनए होगा इनके पास या तो फिर आरएनए। डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए बोलते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड, इनके पास ये मौजूद होता है। तो इससे हम साइंटिस्ट कंफ्यूज हो गए, क्योंकि जो सेल थ्योरी उसका पॉस्टुलेट ये है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या तो वो एक सेल से मिलकर बनेंगे, एक से ज़्यादा सेल से, लेकिन ये एक भी सेल से नहीं मिलकर बना हुआ, एंडो नॉन सेलुलर है, और लेकिन इसके बाद डीएनए और आरएनए मौजूद है। अच्छा, इसके बाद इनके पास प्रोटीन कवर्ड भी होती है जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं, जो कि न्यूक्लिक एसिड को पूरा इंक्लोज करती है। तीसरी बात ये कि ये हमारे पास जो है रिप्रोड्यूस करते हैं होस्ट सेल के अंदर। अच्छा, वही बात। अब चौथी बात ये, इनको जो हार्मफुल रेडिएशन होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, वो इनको क्या कर सकती हैं, किल कर सकती हैं, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को करती हैं। तो ये हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक हो गए। अगर नॉन लिविंग की देखें, इनके पास सेल नहीं होता, बॉडी के बाहर ये बिल्कुल नॉन लिविंग है, यानी कि कुछ ना रिप्रोड्यूस करेंगे, ना अपना डीएनए को रेप्लिकेट करेंगे, ये कुछ भी नहीं कर सकते बिना होस्ट के। तो अब इनके ये कंफ्यूजिंग पॉइंट की वजह से इनको आज तक किसी भी ग्रुप में क्लासिफाई नहीं किया गया। फिर इसके बाद हमारे पास डिस्कस किया गया है बायोनॉमन नॉमेनक्लेचर। इसके मुराद ये है, बायोनॉमन, बायो का मतलब लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म की नेमिंग देना, लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऐसे नाम देना जो कि यूनिवर्सल एडेप्टेड हों, यूनिवर्सल में पूरी दुनिया में माने जाते हों, उनको कहते हैं बायोनॉमन नॉमेनक्लेचर। जिस तरह हम केमिस्ट्री में IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं, जिसमें इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी उनके हमारे पास नेमिंग की जाती है कंपाउंड्स की, सही है, जो कि पूरे हमारे पास वर्ल्ड में मानी जाती है। इसी तरह हमारे पास, जैसे हमारे पास एक ही चीज़ के मुख्तलिफ नाम हो सकते हैं, जैसे इसका रीज़न क्या है, बायोनॉमिनोमेट्री हो बता रहा हूँ, मुख्तलिफ नाम हो सकते हैं। जैसे हमारे पास प्याज जो है, हमारे पास पाकिस्तानियन हम इसको बोलते हैं प्याज, जबकि इंडिया में जाएंगे उसको बोलेंगे गांदा, और अगर हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो इसको अनियन बोलते हैं, सही। तो इस तरह मुख्तलिफ नाम है। तो इसी को कॉन्स्टेंट एक नाम देने के लिए ये हमारे पास बायोनॉमन नॉमेनक्लेचर एक वो है चीज़ प्रिंसिपल है, जो कि इनको कॉन्स्टेंट नेम देता है, जिसका कैलियस लिनेनियस ने इंट्रोड्यूस करा था, जो कि फ्रेम करता है प्रिंसिपल नेचुरल जेनरा एंड स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि उनके जेनरा की मदद से और उनके स्पीशीज़ की मदद से उनको नेमिंग देने में मदद करता है। और ये यूनिफॉर्म सिस्टम है नेम देने का, जैसे हमने पढ़ा था उसका जो बायोलॉजिकल या साइंटिफिक नेम भी बोलते हैं हम इसको, फ्रॉग का राना टिग्रीना, इसी तरह अमीबा का अमीबा ऑरियस, और इसके अलावा हमने वॉलबॉक्स का नहीं पढ़ा, तो उसके अलावा हमने किसका पढ़ा था, मैग्नीफेरा इंडिका प्लांट, और उसका मैंगो का। एनियन का होता है एलियम सीपा, मैंगो का बता दिया, नीम का होता है एज़ोदरिस्टा इंडिका। फिर हम डिस्कस करेंगे डिफॉरेस्टेशन को, सही है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है, इसका प्रोसेस ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है, डिफॉरेस्टेशन के नाम पे गौर करें तो उसके आगे लिखा हुआ है DE, यानी DE का मतलब होता है कटिंग डाउन या ख़त्म होना, सही है, और फॉरेस्टेशन फॉरेस्ट का ख़त्म होना। तो इसकी जो सिंपल डेफिनेशन वो ये है कि ट्रीज़ का काटा जाना, कि ट्रीज़ का कटना डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़ फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉर द कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट इनटू नॉन फॉरेस्ट लैंड इज़ नोन एज डिफॉरेस्टेशन। दरख्तों को काट कर फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट लैंड बना देना क्या कहलाता है, डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। डिफॉरेस्टेशन के क्या कॉजेज़ हैं, क्या वजूहत हैं, क्यों की जाती है। पेपर बनाने के लिए सही लकड़ी की ज़रूरत होती है। इसी तरह अर्बनाइजेशन के लिए, यानी जब वहाँ पर अर्बन एरियाज़ बन रहे हैं उसके अंदर जो बिल्डिंग्स या वगैरह बनेंगी, पोल्स बनेंगे, तो उनके लिए हमारे पास ट्रीज़ की ज़रूरत होती है, इसकी लकड़ी की ज़रूरत होती है। टिम्बर के लिए, रोड्स बनाने के लिए, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन के लिए, लाइव स्टॉक ब्रीडिंग के लिए, ये हमारे पास किसकी ज़रूरत होती है, ट्रीज़ की ज़रूरत होती है। माइनिंग के लिए भी।
अच्छा, इस डिफॉरेस्टेशन के हमारे पास इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? सबसे पहले हमारे पास बायोडाइवर्सिटी को ख़त्म करेगी, इंक्रीज़ करेगी कंसंट्रेशन गैस ग्रीन हाउस गैसेस की, जो कि हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग का कॉज करता है। टेम्परेचर हाई हो जाएगा, ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, जिसकी वजह से फ्लड आ सकता है। और इसके अलावा हमारे पास ये हैबिटाट लॉस करेगी वाइल्ड लाइफ के, यानी कि जितने भी जंगली जानवर हैं उनका हैबिटाट जो रहने की जगह है वो फॉरेस्ट होता है ज़्यादातर, तो वो ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा हमारी सॉइल को जो है क्या करेगी, बंजर कर देगी, रेनफॉल कम होगी और ट्रांसपायरेशन कम होगी, जिसकी वजह से हमारे पास मुख्तलिफ़ बीमारियाँ या हमारे पास मुख्तलिफ ड्राउट यानी कि खुश्क साली बढ़ सकती है। अच्छा, ये हमारे पास चैप्टर कंप्लीट होने को है। इसके अंदर दो चीज़ें और मैं बता दूं आपको, एक इंडेंजर्ड स्पीशीज़ और एक्सटेंड स्पीशीज़। ये बच्चे पूछते हैं। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ का मतलब ये होता वो स्पीशीज़ होते हैं जो कि रिस्क पे होते हैं ख़त्म होने की, यानी कि जो ख़त्म होने वाले होते हैं उनको बोलते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज़। जैसे कुछ चीज़ें हमारे पास बहुत कम पाई जाती हैं, सही, बहुत सारे ऐसी ऑर्गेनिज्म हैं जो बहुत कम पाए जाते हैं, तो वो डेंजर में होते हैं। सही, इंडेंजर यानी कि डेंजर ख़तरे में होते हैं कि वो ख़त्म हो जाएंगे, तो ऐसे स्पीशीज़ को इंडेंजर स्पीशीज़ बोले जाते हैं। बुक के अंदर बहुत सारे नाम हैं, आप देख सकते हैं कौन कौन से इंडेंजर स्पीशीज़ हैं। जैसे ग्रीन टर्टल जो कि पाकिस्तान में पाया जाता है, वो जो है हमारे पास वो इंडेंजर स्पीशीज़ में आ जाता है। और दूसरी तरफ एक्सटेंड स्पीशीज़ क्या होते हैं? एक्सटेंड स्पीशीज़ वो होते हैं जो कि ख़त्म हो चुके होते हैं, जैसे डायनासोर्स जो कि ख़त्म हो चुके हैं। तो ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मैं इसके MCQs की वीडियो, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप वो भी देख सकते हैं। जब तक अगर कोई भी कंफ्यूजिंग पॉइंट हो जो मुझसे रह गया हो या फिर कुछ भी जो पूछना हो आपको इस चैप्टर के रिलेटेड, आप कमेंट में ड्रॉप कर दें, आई विल रिस्पॉन्ड इट।